तो गुड लक जॉन विक चैप्टर 4 की एंडिंग, उसके फ्यूचर, उसके पोस्ट क्रेडिट सीन सबके ऊपर बात करेंगे। एंड ये भी बात करेंगे कि कैसे जॉन विक फ्रेंचाइज को इस मूवी ने एंड कर दिया अभी फिलहाल के लिए। एंड यस, वीडियो में आगे स्पॉयलर्स होंगे भर भर के, तो ध्यान से आगे चलना। तो सबसे पहले जॉन विक चैप्टर 4 की एंडिंग को समझने के लिए आपको मूवी को शुरू का शॉट समझना पड़ेगा, जहां पे जॉन विक ने एल्डर को गोली मारी थी। हम सबको पता है कि चैप्टर 3 में एल्डर के भाई कितनी बड़ी बिग डील था, जो कि भाई यह माना जाता है कि जॉन विक यूनिवर्स की हायरार्की में एल्डर सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल बंदा था हाई टेबल का। मतलब कि वो हाई टेबल से बड़ा नहीं था, वो बस हाई टेबल का सबसे इन्फ्लुएंशियल बंदा था, जो कि अब हमें दिखता है कि चैप्टर 4 में एल्डर को चेंज कर दिया गया था, जिसे पिछली मूवी में सैयद तैगमोमी ने प्ले किया था, जिसको रिप्लेस करते हुए चैप्टर 4 में जॉर्ज जर्जियो ने प्ले किया था, जो कि मूवी के नैरेटिव में काफी अच्छा खासा हेल्प करता है। क्योंकि चैप्टर 3 के बाद मिस्टर विक के सिर पे खून चढ़ा हुआ था कि हाई टेबल की कोई भी बंदा जिंदा नहीं बचेगा। एंड हम सब एक्साइटेड थे कि भाई जॉन खून खराबा करेगा। चैप्टर 3 में सब उसको मारने आ रहे थे, मगर चैप्टर 4 में अब वो सबको मारने जा रहा है। मगर मूवी के शुरू में एल्डर के मरते ही इतना मस्त लॉजिक उन्होंने हमें आगे चल के दिया कि हाई टेबल पे कोई इंडिविजुअल्स नहीं बैठते हैं, क्राइम फैमिलीज बैठती हैं। मतलब कि अगर एक को मारोगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को मारोगे तीसरा आ जाएगा, जो कि ये ठीक सेंस बनाता है जब आप चेंज एल्डर को देखते हो। एंड जब आगे चलकर मिस्टर विक रस्का रोमा के पास अपने संबंध दोबारा से जोड़ने जाते हैं, ताकि दोबारा से अपनी क्राइम फैमिलीज में वो शामिल हो सके और आगे ड्यूल के लिए चैलेंज कर सके, तो उसे पता चलता है कि उसके सिंबॉलिक फादर पियोत्रो भी मारे जा चुके हैं, जिसकी जगह अब उसके अडॉप्टिव सिस्टर कातिया ने ले ली है। आई मीन वो जॉन विक वाली कातिया, ना कि घातक वाली। एंड जब एंड में द बेसिलिका ऑफ द सेक्रेड हार्ट ऑफ पेरिस के सामने ड्यूएल की बारी आती है, जहां दो दोस्त दो वजहों से लड़ रहे हैं, जो कि एक प्रॉक्सी से लड़ रहा है और एक बाय फर्स्ट पर्सन से। और यही तो धर्म संकट है कि आपके पास कोई है जिसकी आप परवाह करते हो, और ये एक चॉइस का मसला है कि चाहे तो मुझे खुद को मारकर इसे जिंदा रहना होगा, या फिर जिंदा रहने के लिए इसे मारना होगा। जहां अब तक ये दुनिया आई एम लिविंग बाय माई सेल्फ पे चल रही थी, मगर मिस्टर विक के मोरल्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। क्योंकि फिलोसॉफिकली देखो, ये मसला जॉन विक या केन के बारे में नहीं है। इट्स अबाउट केन अभी भी किसी के लिए जी रहा है। किसी प्यार की वजह से ही उसने इस बिजनेस से जाने के लिए अपनी आंखें निकाल के दे दी, और इसीलिए मिस्टर विक ने आखिरी बार गोली नहीं चलाई। क्योंकि केन के पास आंखें ना होते हुए भी वो काफी जिंदा है, मगर मिस्टर विक के पास सब कुछ होते हुए एक जिंदा लाश है वो। एंड इस एंडिंग को मैं इस तरीके से नहीं देखता कि जॉन विक मारा गया या फिर वो हमें कुछ जताने की कोशिश कर रहे हैं कि लेट्स थिंक अबाउट समथिंग कि हाँ कोई मर गया है। ये एंडिंग डेथ के ऊपर नहीं थी, ये एंडिंग थी एक चॉइस के ऊपर। एंड जॉन ने एक चॉइस ली कि वो आखिरी बार खुद से बड़ा कुछ करने को सोचे, किसी को बचाने को सोचे। क्योंकि देखो, पूरी फ्रेंचाइज में जॉन ने कभी भी अपने दोस्तों को, अपने लोगों को भाई भला नहीं किया। उनके पास जाके अपने गोल्स के लिए उसने अपने दोस्तों को, लोगों को खतरे में डाला है, उनकी जाने गई हैं, अपनी रिलेशनशिप को नालियों में डाला है। शिमाजू कोजी भाई, जिस बंदे ने दोस्ती के खातिर अपनी इज्जत गवा दी, होटल गवा दिया भाई, अपनी बेटी से अपना रिश्ता गवा दिया, अपनी जान तक गवा दी, और इसका जिम्मेदार कौन था? सीधे सीधे तौर से जॉन। विंस्टर के सारे प्रिविलेजेस चले गए, उसकी ड्यूटीज चली गई, उसका दोस्त शैरन भी मारा गया, बाउरी किंग का किंगडम छीन लिया गया, उसकी फैमिली उसे देखते ही मार देने वाली थी। जो कि ये बता जाता है कि जॉन ने अपनों को सिर्फ दर्द ही दिया है। एंड जैसे कि मूवी के शुरू में दी ग्रोमोथ ने बोला था कि जिस जिस किसी ने जॉन की हेल्प करी है वे सब मारे जाएंगे, उन सबको कीमत चुकानी पड़ेगी। तो वे टाइम भी दूर नहीं था कि जब सारे हाई टेबल के मेंबर्स मिलकर भाई जॉन के साथियों को एक एक करके हंट करने लगे। क्योंकि भले ही जॉन सबको मार सकता है, हम सब मानते हैं, मगर वो सबको बचा नहीं सकता। और इसीलिए ये आजादी उसे अपने लिए नहीं चाहिए थी, ये फ्रीडम उसके अपनों के लिए बहुत जरूरी थी, जिससे केन, उसकी बेटी, विंस्टन, सोफिया सबको बचाया जा सके। जिसकी वजह से जॉन ने एक चॉइस ली कि उससे ज्यादा उसके लोग जिंदा रहना डिजर्व करते हैं। एंड जैसे हर लंबी कहानियों का अंत मौत के साथ होता है, दिखाया गया है कि हाँ भाई जॉन मारा गया, मगर भाई वो बहुत कन्विंसिंग नहीं था। क्योंकि इट्स नॉट दैट इजी कि जॉन को ऐसे फेयरवेल मिल जाए। क्योंकि भाई जिस दिन जिस पिक्चर में जॉन की डेथ होगी ना, वो एंड गेम लेवल का इवेंट होगा। जो कि यहाँ पे जॉन को खुद को मार देना, दिखाना, ये ऑब्वियस सी बात समझ में भी आती है। क्योंकि इस अंडरवर्ल्ड के जितने भी प्रिविलेजेस हैं, वो हाई टेबल, कॉन्टिनेंटल और उसके प्रोफेशनल ग्राउंड्स तक ही सीमित है। वरना तुम्हें क्या लगता है कि ये क्राइम फैमिली वाली ये दुनिया कैसे थ्राइव करती है? क्राइम भी तो होना चाहिए। भले ही जॉन विक के ऊपर कोई बाउंटी ना हो, उसने 2 सालों में जितने भी लफड़े किए हैं, इतने हाई टेबल के प्राइम एलीट मेंबर्स को मारा है, इतने क्राइम सिंडिकेट्स को उड़ाया है, तो इतने पर्सनल लेवल पे भी कितने लोग उसके खून के प्यासे होंगे। उन पर्सनल ग्राउंड्स पे मारामारी तो होनी ही थी, जिसको लेकर द ग्रेमाउंट ने रूल्स मीटिंग के दौरान ही बता दिया था कि तुम्हें क्या लगता है कि इस ड्यूल को क्लेम करने के बाद तुम आजाद हो जाओगे? तुम इस धंधे से कभी आजाद नहीं हो सकते।
तुम कभी भी एक अच्छी जिंदगी नहीं बिता सकते बुरे कर्म करते करते। तो उसको एंड में खुद को मरा हुआ दिखाना परफेक्ट सेंस बनाता है कि भैया हो चुके हैं अंडरग्राउंड एंड अब कभी भी उनका लाइट में आने का कोई भी मूड नहीं है। जो कि अब बात आगे क्या आती है कि भाई लायंस गेट प्रोडक्शन हाउस ने ये बात बता दी है कि जॉन विक 5 आएगी, जिस पे डायरेक्टर चैड स्टेलेंस्की ने भी प्लान्स बताए हुए हैं, लेकिन अभी अच्छा खासा वो ब्रेक लेंगे, जिस पे हिसाब लगाओ तो 5 से 7 साल तक तो भूल ही जाओ कि कुछ आएगा, क्योंकि चैड स्टेलेंस्की अभी काम कर रहे हैं गोस्ट ऑफ सुशिमा वीडियो गेम की मूवी अडैप्टेशन के ऊपर, जिसको बनने में एटलीस्ट 2 साल लगेंगे। और चैड स्टेलेंस्की हर पिक्चर के बाद 2 साल का ब्रेक भी लेते हैं, जो कि मैं कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि भाई अपने मिस्टर विक 100% आराम डिजर्व करते हैं। थोड़ा सा टाइम वो अपने लिए ले, थोड़ा सा प्यार करे, थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा अपना गुस्सा कहीं और जगह निकाले, जिसको लेकर मैं सैटिस्फाइड हूं जॉन विक की एंडिंग को लेकर। बस चैड भैया आप काम करना मत बंद करना, जो भी करो बस काम करते रहो। जिसको लेकर जॉन विक मूवीज का सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एना दी आर्मस की मूवी भी आने वाली है बैलेरिना, जिसके इवेंट्स चैप्टर 3 और 4 के बीच में होंगे, जिसमें कियानू रीव्स भी कैमियो मानने वाले हैं, जो कि प्रोबेबली बता जाएगा कि पिक्चर के बीच में एना दी आर्मस के साथ वो कर क्या रहे थे, कहीं भैया फंस तो नहीं गए बमन की लड़की के चक्कर में। जिसको लेकर बता दो तो अभी बैलेरिना के डायरेक्टर हैं लेन वाइजमैन, जिन्होंने अंडरवर्ल्ड फ्रेंचाइज बनाई है। मैं बोल नहीं सकता, हम सब ने कहीं ना कहीं अंडरवर्ल्ड को देखा ही है, लोकी फैन हूं मैं। जिसको कनेक्ट करते हुए आई थिंक कि चैप्टर 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन का बहुत भारी इंपॉर्टेंस होने वाला है आगे चलकर, जहां दिखाया गया था कि भाई केन अपनी बेटी को भाई फूलों का गुलदस्ता देने जा रहा है। बताने ही जा रहा होगा कि मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं करोड़पति हूं, तुमको काफी अच्छे से रख पाऊंगा, होगा ही आगे। मगर जो कोजी की बेटी है वो अकीरा, वो भी अपने बाप का बदला लेने आती है। इट लुक्स लाइक कि भाई वो केन को मारने नहीं, उसकी बेटी को मारने जा रही है, ताकि उसको वो दर्द समझ में आ सके। जो कि अब भाई ये भी देखो, वो पूरा सीन ब्लर के साथ भी दिखाया गया है, तो ये भी हो सकता है कि केन को बहुत ही बुरा सपना आया हो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने वाला, या फिर कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करके अब वो हमें डायरेक्ट जॉन विक की मूवीज बनाने से पहले थोड़ी इधर उधर की मूवीज दिखा दे, जिससे आने वाली जॉन विक की मूवीज सेटअप होंगी एंड जॉन विक की मूवीज कहलाने लगेंगी एंड गेम लेवल के इवेंट। जिसको लेकर भाई मैं डॉनी एंड को 24/7 हर बार देखने के लिए तैयार हूं। तुम बस बता देना कब आ रहा है, मैं हाजिर हो जाऊंगा। तुम अपनी ओपिनियंस बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि जॉन विक यूनिवर्स की कहानी किस डायरेक्शन में जानी चाहिए। अपनी ओपिनियंस में कमेंट्स जरूर बताना। ये सारी बातों के साथ साथ जॉन विक मूवी के रिव्यू के बारे में जानना है तो तुम मेरी वाली वीडियो भी जरूर चेकआउट कर लेना, तुम्हें काफी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और तब तक के लिए देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।